हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। ये हमारा जो आज का सेशन है ये यूपीपीसीएस और आरओ के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। ये आपकी जो तैयारी है इस तैयारी को अंतिम रूप कैसे दिया जाए, इस अंतिम रूप देने के दौर में आपको क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, किन किन सेक्शन पर ध्यान देना है, आरओ पर ज़्यादा फोकस करना है या यूपीपीसीएस पर ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी कब से पढ़नी शुरू की जाए, सीसेट क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितनी कट ऑफ होगी, कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है, कौन सा सेक्शन हमें मेंस तक काम देगा, कौन सी किताबें पढ़नी है, न्यूज़पेपर कब तक के पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके दिमाग में होती हैं तैयारी को लेके। खासतौर पर परीक्षा के अंतिम चरण में जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ गया हो, तो एग्ज़ाम बिल्कुल सामने खड़ा है, समय हालांकि पर्याप्त है अभी आपके पास, तो अब तक आप नहीं संभले हैं या अब तक आपकी जो पढ़ाई थोड़ी रुक रुक के चली है, कई बार होता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर होता है तो आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम जब बिल्कुल पास आता है तो आप थोड़ा सा अलर्ट होते हैं। बहुत सारे छात्र होते हैं कि फॉर्म भरने के साथ ही अलर्ट हो जाते हैं, तो ये फॉर्म भरे गए तो आप बिल्कुल अलर्ट होंगे। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद अलर्ट होते हैं, अलर्ट मोड में आते हैं कि सर अब एडमिट कार्ड आ गया, आप तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। खैर, समय का कोई भरोसा नहीं, 2 दिन पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं, 2 महीने भी पढ़ के पास हो सकते हैं, 2 साल पढ़ के भी पास हो सकते हैं। सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपकी जो अपनी तैयारी है उसको बस सही ढंग से करें, अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखें और अपने हिसाब से तैयारी करें। उन तैयारियों में जो जो आपकी समस्याएं आती हैं उनको दूर करेंगे। खैर, पहले जो आज का जो हमारा जो बेसिक मुद्दा है कि आपके एग्ज़ाम के बीच में जो दोनों बड़े एग्ज़ाम हैं आरओ और यूपीपीसीएस, उसमें आपका संतुलन कैसा हो। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करेंगे कि यूपीपीसीएस और आरओ के बीच जो आपका बैलेंस हो वो बैलेंस कैसा हो, किसको आप पहले ध्यान दें, किस पर आप कम ध्यान दें, किस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि इसमें जो एग्ज़ाम में कट ऑफ स्कोर पार करने के लिए, यानी कट ऑफ पार करने के लिए आपको कम से कम कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो इस माइनस मार्किंग को देखते हुए कम से कम आप कितने सवाल करें कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए तो आपके जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स होंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएस में आप कितने क्वेश्चन करें माइनस मार्किंग के बाद भी आप पास हो सकें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं जनरली एग्जाम के समय तो हम लोग सोचते हैं कि पेपर जितने क्वेश्चन जितने कर रहे हैं सारे के सारे सही होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, स्वाभाविक है, मानव का स्वभाव है, गलतियां करता है, तो गलतियां हो जाती है। तो उन गलतियों को काट पीट के कितना आप करें कम से कम कि आप जो कट ऑफ लेवल है उसको आप पार कर सकें। तीसरा बड़ा मुद्दा होगा कि कौन कौन से जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शन को हम लोग देखेंगे, जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, किस में कितने डेप्थ तक पढ़ाई करनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर जो चौथा हमारा होगा पढ़ा जाए कि क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। ये एक बड़ी समस्या होती है कि आज के इस दौर में मैटर तो बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, समस्या ये थी कि कितना पढ़ा जाए, ठीक है, और क्या पढ़ा जाए, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, क्या पढ़ें कितना पढ़ें। इसी पर एक छोटी सी डिस्कशन हम लोग देखेंगे आज। तो पहले शुरुआत करते हैं कि टारगेट यूपीपीसीएस आरओ दोनों में संतुलन कैसे साधा जाए। दोनों का एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग है, कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। सेम क्या है, पहली बात तो डेट हम आपको क्लियर कर दें कि इसका जो डेट है वो 13 जून को है। 13 जून को पीसीएस का एग्ज़ाम है और आरओ का एग्ज़ाम है अगस्त में। 1 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है आरओ का। इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें 2 पेपर होने हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें पेपर 1 जो होगा वो जीएस का पेपर होगा, पेपर 2 जो होगा सीसैट का पेपर होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस। सीसैट में आपके 100 सवाल होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। दोनों के जो मार्क्स होंगे 200 नंबर का ये भी होगा, 200 नंबर का ये भी होगा, माइनस मार्किंग इस पर भी है 0.33%। आरओ में भी आपके 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 होगा जीएस का जो पेपर होगा इसमें 140 क्वेश्चन होंगे, 140, और जो पेपर 2 होगा वो हिंदी होगा। हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये 1-1 नंबर का ही होता है, टोटल जो पेपर होगा
ये 200 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200। अब इसमें क्या होता है कि जो सीसेट होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आपको केवल इसमें पास करना होता है, यानी इसमें और क्वालिफाइंग का जो मार्क्स होता है वो लगभग वो केवल 33% होता है कि आप 33% अगर कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। 33% का मतलब 100 में 33 सवाल काट पीट के आपके सही होंगे तो आप पास हो जाएंगे। मेन फाइट होती है जीएस के इस 200 नंबर के लिए, यानी 150 सवालों के लिए आपकी लड़ाई होती है, और इसमें दोनों के लिए आपकी लड़ाई होगी। तो इसमें क्योंकि एग्जाम में हम देख रहे हैं कि ये 13 जून को एग्जाम है और ये अगस्त में एग्जाम है, तो जून के बाद पूरा जून का महीना बच रहा है, एक महीना जुलाई का, तो लगभग पौने 2 महीने का समय, पौने 2 महीने का डिफरेंस आ रहा है आरओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम में। तो हमारी जो सलाह है, जो हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि अभी फिलहाल आपको यूपीपीसीएस पे फोकस करना चाहिए। आरओ उसके साथ आपका तैयार होता चला जाएगा, क्योंकि आरओ का जो लेवल होगा जो यूपीपीसीएस के लेवल से थोड़ा सा हल्का होगा, एक स्टेप नीचे जाएगा। जितना लंबे लंबे क्वेश्चन इसमें आते हैं उसके आप कह सकते हैं कि 30% हल्के क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन का लेवल इसमें हल्का होगा, संख्या भी कम है, तो इसलिए अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक आरओ आपका तैयार होते चलता है। बस अंतर आता है हिंदी का। अब हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं और बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफिक दिया हुआ है कि मात्र 6 चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसमें संज्ञा सर्वनाम आपको नहीं पढ़ना, व्याकरण में केवल विशेषण और विशेष्य पढ़ने, विशेषण विशेष्य पढ़ने। इसके अलावा विलोम शब्द है तो पर्यायवाची शब्द है तो समानार्थक शब्द है तो अनेकार्थी शब्द है, वाक्य शुद्धियां हैं। बस 6 चीजों से 10-10 क्वेश्चन आने हैं और हिंदी में बिल्कुल सिंपल, हिंदी में कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा रटना है, सीधे रटने वाला फंडा है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के समझने वाली चीजें नहीं है। तो इसको आप हिंदी कितना भी रटेंगे, और हिंदी हर एग्जाम में आपके आनी नहीं, तो हिंदी जितना भी रटेंगे, आज रटेंगे, एक हफ्ते बाद भूल जाती है जब तक उसको आप रिवाइज न करते चले। तो हिंदी के साथ थोड़ी समस्या होती है कि हिंदी हर एग्जाम में नहीं आती, इसलिए हिंदी से आप हमेशा टच में नहीं रहते। बहुत सारे छात्र तो केवल एग्जाम के समय ही हिंदी पढ़ते हैं, आसान लगती है, तो पढ़ते समय आसान लगती है, लेकिन एग्जाम देते समय बताती है कि हम कितने आसान है कितने कठिन है। ठीक, तो इसमें आसान और कठिन का कोई बहुत चक्कर नहीं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आने हैं, टू द पॉइंट। ठीक, तो ये हिंदी के लिए आपका 1 महीने का समय बिल्कुल पर्याप्त है कि जो हिंदी में सिलेबस में जो दी गई हैं, आगे विस्तार से आरओ का सिलेबस जब चर्चा करेंगे तो इसमें जो 6 चीजें दी गई हैं उनके लिए 1 महीने का समय बिल्कुल पर्याप्त है। आप अभी से तैयारी जीएस का पूरा कर सकते हैं, जीएस ये वाला हिस्सा आपका तैयार होता चलेगा। हिंदी को आप बिल्कुल साइड में रख सकते हैं कि जब आप 13 जून को यूपीपीसीएस का एग्जाम दे के आएंगे तो 13 जून को यूपीपीसीएस का एग्जाम देने के बाद आप बड़े आराम से एक दिन रिलैक्स कीजिए, 14 जून से हिंदी उठाइए और जीएस का जो हिस्सा है उसको केवल आप रिवाइज करते चलेंगे। इवन करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अपडेट नहीं करने पड़ेंगे, और आपको इस बात की भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब आप आरओ का एग्जाम देंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे जीएस के होंगे जो इस वाले पेपर में आ चुके होंगे, उसी के आसपास रहेगा और लेवल उसका हल्का होगा, तो 1-2 क्वेश्चन इसके क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए अलग से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसकी तैयारी करते चले, ये ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद केवल आप रिवीजन करें और नए सिरे से आपको केवल हिंदी की 6 चीजें पढ़नी, जिसमें आप बैठिए आराम से और कुछ मत कीजिए, रटते चले जाइए और याद करते चले जाइए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको देखते चलिए, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन। आगे इस पर भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस में कौन कौन सी 6 चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए इस हिंदी को आप होल्ड पर रख सकते हैं, कब तक के लिए? 13 जून तक के लिए, यानी हिंदी आप 13 जून के बाद भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? यूपीपीसीएस पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सीसेट आएगा, और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो 140 क्वेश्चन जीएस के हैं, तो इस 140 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसके सीसेट से रिलेटेड होंगे। सीसेट में जैसे कुछ जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नॉर्मल जो कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही जुड़े हुए कुछ एक मैथ्स रीजनिंग के कुछ सवाल होंगे जो 10-12 सवाल इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, ये अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका तैयार होगा। और इसके लिए जून जुलाई आपका पर्याप्त, पौने 2 1 महीना भी काफी है, लेकिन यहाँ पर पौने 2 महीने का समय आपको बचा रहेगा, इसमें आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, तो सारा फोकस आपका किस पर रहेगा, यूपीपीसीएस पर रहेगा, हिंदी को होल्ड पर रखेंगे। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस पर ही मेन फोकस रखते हुए हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो पहली समस्या का जो आपका जो था उसका निराकरण हुआ। अब जो दूसरी समस्या है कि यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो पिछले, ऐसा नहीं कि जस्ट इसके पीछे जो हुआ उसी पर आप पूरी तरीके से फोकस है। पिछले 4-5 सालों से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रीलिम्स का जो रेंज रहा है उसके हिसाब से इसका जो कट ऑफ बनता है कि आप देखिए कि 150 क्वेश्चन हैं 200 नंबर के, यानी लगभग 1.33 मार्क्स के एक क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कट ऑफ जनरली जो रहता है 125 से लेके 128 के बीच में कट ऑफ ले सकते हैं, यानी 125 से लेके 128 का मतलब है कि एक 1.33 का एक क्वेश्चन है, यानी 125 से 128 नंबर लाने के लिए आपको सवाल करने कितने सही होंगे, लगभग 97 के आसपास का रेंज पड़ेगा। मोटा मोटी आपको हम बता दें 97 to 100 क्वेश्चन। 97 से 100 को लेके अगर आप चलते हैं कि माइनस मार्किंग काट पीट के बाद इतने अगर सवाल आपके सही होते हैं तो आप मेंस की तैयारी बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब इतने सवाल सही करने के लिए, इतने सवाल को पार करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि आप 100 क्वेश्चन करेंगे और 97 आपके सही हो जाएंगे, 97 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, यानी कट ऑफ ज़्यादा है तो अटेम्प्ट भी आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि बताइए कि 100% एक्यूरेसी नहीं आती। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, 8, 10, 12 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 13 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो भी उनसे 5-7 गलतियां, 10 गलतियां होंगी ही होंगी। तो अगर आप बहुत पुराने योद्धा नहीं हैं, पुराने योद्धा का मतलब 10-15 पुराने यूपीपीसीएस में, पुराने योद्धा का मतलब 10-15 साल की तैयारी। तो अगर आप पुराने योद्धा नहीं हैं, नए हैं, आप रिसेंटली आपने तैयारी शुरू की है, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने ही होंगे, क्योंकि ऑन एवरेज आप 4-5-6 क्वेश्चन के बाद एक आध गलती कर जाएंगे। कितना भी आप पढ़े हों, किस भी हो, गलती होती है, 100% गलतियां करें ही करेंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, और गलती होने के चांसेस आपके जितने ज़्यादा हों, जैसे आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो कई बार होता है कि 2 क्वेश्चन में 50-50 के चांसेस लगते हैं कि ये सही होगा या ये सही होगा। तो 50-50 में आपका जो इंट्यूशन काम करता है कि मान लेते हैं कि चलो आपने शुभ माना हुआ है कि बी सही होगा, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बड़ा एक कॉमन फिनोमिना चलता है कि जैसे अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है, जनरली भाई लोग उसी को टिक कर देते हैं कि सबसे लंबा है। अब आयोग ने गलत ऑप्शन के लिए तो इतनी मेहनत की नहीं होगी भाई, जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा वो गलत ऑप्शन के लिए एक लंबी सी 2 लाइन नहीं लिखेगा, गलत ऑप्शन के लिए 1-2 शब्दों का ऑप्शन हो सकता है। तो जनरली एक फंडा यूपीपीसीएस का ये है कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चंस में आपके डाउट है, तो आप ऑप्शन की लंबाई देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जो ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट होता है उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हालांकि 100% इस बात का दावा नहीं है, ये दावा बस आपको अंदाजे से कह रहे हैं, क्योंकि नंबर आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने ही करने हैं तो रिस्क लेना ही है। तो अगर आपको नहीं पता जो सबसे लंबा वाला स्टेटमेंट है उस पर आप दांव खेल सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं इंट्यूशन लगता है कि नहीं छोटा वाला ही सही हो सकता है, कहीं आपने पढ़ी हो, आपके दिमाग में कोई बात कई बार रहती है, वो एग्जाम के टाइम में निकल के चली आती है। एक्चुअली एग्जाम के टाइम में दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, तो अगर सही लगता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा। अब इस 97 से 100 क्वेश्चन को सही, यानी कटने पीटने के बाद, क्योंकि माइनस मार्किंग जो है वो 33% की है, यानी 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप 130 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। अब इस 130 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने में आपके जो गलती की संभावना है कि आप जनरली 25 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 130 में आपने 25 क्वेश्चन गलत किए, 130 में आपकी गलतियां कितनी हो गई, 25 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने गलत की, तो कटेगा कितना, 1/3 कटता है, तो लगभग 8.25 के आसपास 8.33 मार्क्स आपके क्या होंगे, काटे जाएंगे। अब 130 में आपने 25 गलत किए, यानी सही कितने हुए, 105 आ गए सही। अब इसमें से 8.3 मार्क्स आपका और काट दिया जाएगा,
तो आपका कितना आ जाएगा, 105 में से आप घटा दीजिए तो आप आएंगे लगभग 96.7 तक आप पहुंच पाएंगे, यानी कट ऑफ से आप एक नंबर पीछे रह गए। वो तब होगा जब आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 25 गलत किए। अब आप गलती कितना कर रहे हैं ये निर्भर करता है, बस आपको सिलेक्शन वही मिलेगा गलतियां जहां कम हो। अभी गलती कम कैसे हो, गलती कम करने के लिए टेस्ट सीरीज एक अच्छा उपाय हो सकता है। टेस्ट सीरीज एक बहुत बढ़िया उपाय है कि जो टेस्ट सीरीज होती है हम लोग भी कराते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे तरीके की टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से और कुछ होगा नहीं कि आप गलती सही कितना हो, आपके गलत और सही और आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने में कितना रेंज आ सकता है, कितने क्वेश्चन आप लगाते हैं तो ऑन एवरेज आप कितना गलत कर पाते हैं, इसका अंदाजा आप ठीक ठीक लगा पाएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं अटेम्प्ट तो आपको टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस पेपर ये हम लोग भी कराते हैं, ऑनलाइन भी चलता है ऑफलाइन भी चलता है, इसको आप देख सकते हैं। उससे बस क्या होगा, देखिए जो क्वेश्चन जो अलग अलग कोचिंगों के होते हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली की भी कोचिंगें हैं, बनारस में भी कई सारी कोचिंगें हैं, ऑनलाइन भी कई सारी कोचिंगें हैं, ये सब लोग अच्छे अच्छे पेपर सेट करते हैं, लेकिन उनका जो पेपर का लेवल होता है वो आयोग के लेवल का नहीं होता। तो इसलिए एकदम जो क्वेश्चन 100% आप जो उस टेस्ट में आ रहा है वो हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए, लेकिन सारे मैच होने की संभावना नहीं है। तो उसमें बस आपको टेस्ट पेपर इसलिए देते रहना है कि आपके गलती और सही के बीच आप एक बैलेंस स्थापित कर पाएं, 2 घंटे के बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, एक्यूरेसी आपकी बढ़े। एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये बताए कि स्कोर हाई जाएगा तो अटेम्प्ट आपके ज़्यादा होने चाहिए। मेरे हिसाब से 130 से अगर आप ज़्यादा करते हैं, 130 से ज़्यादा का मतलब कम से कम आप 135 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अगर आप गलती करते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है कि आपकी गलतियां कम हो रही हैं तो आप 120-25 तक भी रुक सकते हैं, लेकिन वो 120-25 तक वो रुके जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। जिनकी एक्यूरेसी कम है उनको ज़्यादा करना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि आप इससे नीचे जा ही नहीं सकते। अगर गए हैं तो फिर बेकार है आपका। आप ये कोशिश करें कि आपने केवल 110 क्वेश्चन की, अब 110 में मान लिया कि आपने बहुत एक्यूरेसी है, आपकी 15 क्वेश्चन ही गलत हो गए, ठीक। अब मान लिया कि 110 में 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आप सीधे कितने पर आ गए, 110 में से आप 15 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 95 स्कोर से आप वैसे नीचे चले गए जनरल में। जनरल के अगर आप हैं तो जनरल और ओबीसी बराबर ही कैटेगरी रहेगी, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 15 है ये, यानी 5 नंबर और कटेगा, कट पीट के आप कितने पर आ जाएंगे, 90 पर आ जाएंगे। तो इसलिए 110 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 गलती करते हैं तो भी आप रेस से बाहर है। तो अगर आपको रेस में बने रहना है, एक्यूरेसी उतनी अच्छी आपकी नहीं है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। अब एक्यूरेसी कितनी है इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अच्छे जो स्तरीय टेस्ट होते हैं, अच्छी जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं, दिल्ली के बड़े नामी गिरामी कोचिंगें हैं, अच्छे ऑनलाइन भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, हमारा एंट्री ऐप का प्लेटफॉर्म है, इससे भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इसमें भी आपके लेवल का पता चलता रहेगा। हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं इस टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको क्लियर हो गया कि नंबर आपको ज़्यादा करना ही है। किस पेपर के लिए बता रहे हैं अभी, जीएस के लिए। सीसेट उतना मुश्किल नहीं है। सीसेट में आपको बताया कि 33% आपको पाना है, तो 33% पाने के लिए आपको यानी कि 100 में 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो 100 में सही होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, अच्छे मतलब हल्के स्तर के होते हैं, जिसमें आपके कॉमन रीजनिंग के अगर आप 15 से जो 20 क्वेश्चन आते हैं ये बड़े आसान होते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट आपका बनाएगा रीजनिंग। इसके अलावा जनरल जो इंग्लिश, जनरल हिंदी और जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी बहुत आसान स्तर के होते हैं। इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप 50-60 क्वेश्चन कर जाएं। तो इसमें आप कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें। 60 से 65 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करते हैं, मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और 20 आपके गलत हो गए, तो 60 में 20 गलत हो गए तो 40 इधर आ गए और 6 और आप कम कर दिए तो 33 नंबर आप पार हो जाएंगे।
तो एकदम बॉर्डर पर नहीं रहना है, तो आप 60 से ज़्यादा पढ़ेंगे। 65-70 के आसपास आप क्वेश्चन सीसेट में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और सीसेट में जनरली हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रहता है। और सीसेट इसीलिए लाया गया है, इसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड आपके अंदर होता है, वो किसी किताब से पढ़ के या किसी टीचर से पढ़ के आप नहीं ला सकते। आपका दिमाग कितना काम करता है, ये एप्टीट्यूड होता है। तो वो एग्जाम टाइम में आपके दिमाग की वो परीक्षा होगी, तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ने या परेशान होने की जरूरत नहीं। वो लाया ही इसलिए गया है कि वो आपकी बुकिश नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो आपका एप्टीट्यूड कैसा है, बस आपका दिमाग सही होना चाहिए, आप सीसेट में पास हो जाएंगे। ये सीसेट इसीलिए लाया गया था कि किताबी ज्ञान से बच के आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आप दे सकें। तो सीसेट एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके दिमाग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। इसमें आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस लॉजिकल आप हों, आपका दिमाग ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक सोच रहे हैं, आप सीसेट में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सीसेट ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ये आपकी क्षमता अच्छी है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले ठीक ठाक हैं, दिमाग आपका सही काम कर रहा है, कोई किताब इसके लिए नहीं भी पढ़े हैं, कोई किताब आपने आज तक सीसेट की आपने नहीं पढ़ी, तो भी आप पास होंगे। क्योंकि सीसेट लाया ही इसीलिए गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुकिश जो किताबी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकाला जा सके। ठीक, तो सीसेट आपकी समस्या नहीं है। समस्या क्या होगी, जीएस, क्योंकि बता तो दिया कि भाई आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, किन किन सेक्शन पर ध्यान देना है। अपना तीसरा मुद्दा उस पर बातचीत कर लेते हैं कि जो जीएस होगा, और ये जो जीएस का जो अटेम्प्ट आपको हम बताने वाले हैं, ये यूपी के साथ साथ आरओ के भी काम आएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर सेक्शन की बात करें कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, कितना आता है। अब क्या क्या आता है, कितना आता है, इसको देखने के लिए पिछले 10-12 सालों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी भी आप ये मत गलती कीजिएगा कि पिछली बार जो एग्ज़ाम में हुआ है वही इस बार हो सकता है या उसके आसपास हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है इतिहास से ही 35-40 क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर्स बिल्कुल गायब हो जाए। हो सकता है करंट अफेयर से ही 40-50 क्वेश्चन आ जाए, इतिहास गायब हो जाए आपका। अभी 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूरी तरीके से यूपी स्पेशल से एक भी सवाल नहीं, सेंसस से एक भी सवाल नहीं। तो इस तरीके से भी होते हैं। तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कि जो पिछले साल आया आप उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें कुछ मोटा मोटी जो ट्रेंड्स हैं, जो पिछले 8-10-12 सालों में जो रेंज आया है क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से अपना एक दायरा हम खींच सकते हैं कि इन 150 क्वेश्चंस में क्या क्या कितना कितना आना है। सबसे बड़ा योगदान आपका होना है करंट अफेयर्स का। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इसमें आपके लगभग 30 से 35 सवाल होंगे। ये जो 30 से 35 क्वेश्चंस का रेंज आपको रखे हुए हैं, इसमें करंट अफेयर्स में जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वो इसमें शामिल है। अलग से आपको स्कीम के लिए कोई दायरा हम नहीं बनाने जा रहे हैं। इसी में करंट अफेयर्स में ही जो योजनाएं पढ़ते हैं, सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, योजनाओं से जुड़े हुए सवाल डेफिनेटली आएंगे, तो उसको भी करंट अफेयर्स में हमने माना, इसलिए करंट अफेयर्स का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। ठीक, दूसरा बड़ा हिस्सा यूपीपीसीएस का जो हिस्सा है, हिस्ट्री एंड कल्चर का है। इतिहास और संस्कृति, स्पेशली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम है, इससे मोटा मोटी लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं। और इस बार अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में ध्यान दिया गया है कि इतिहास पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस रहेगा, विशेष जानकारी आपकी इतिहास की होनी चाहिए। सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तीसरा जो इस हिस्ट्री एंड कल्चर के बाद जो बड़ा सेक्शन आता है वो पॉलिटी का आता है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है। पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा और यही आपका सबसे सेफ जोन माना जाएगा। इसी में आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा सही सवाल आप पॉलिटी के ही करते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं। इसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन आप डाल सकते हैं ज्योग्राफी के, भारत और विश्व पूरा मिला के। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है,
इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी, इससे आप 10 से 12 क्वेश्चन रख सकते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इसलिए लाया गया है कि जो अब फॉरेस्ट सर्विसेज के जो वन रक्षकों के एग्जाम होते हैं वो भी पीसीएस के साथ ही डाल दिए गए हैं, और वो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अलग से सवाल पूछे जाते हैं ताकि वो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। फिर एक सेक्शन आता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, इसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन का रेंज रख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस मिला के आप कह सकते हैं। फिर जो लास्ट सेक्शन है हमारा सेंसस, जनगणना और प्लस यूपी स्पेशल। जनगणना और यूपी स्पेशल से 10 क्वेश्चन हम रखते हैं। हालांकि आपको पता है कि एक आध बार ऐसा भी हुआ कि ये 0 हो चुका है, तो इसलिए आयोग का कोई भरोसा नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम। अब कभी नहीं आया तो आप केस तो करेंगे नहीं कि साहब पहले आता था इस बार नहीं आया तो सरकार मुआवजा दे, ये तो होएगा नहीं। तो इसलिए ये जो रेंज हमारा दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे बड़े बड़े जो रेंज हैं उस पर पहले फोकस करेंगे। और आपको बताया कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ ज़्यादा कुछ कम हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी रहेगा तो घूम फिर के इतने में। अब इतने में ही जो घूम फिर के रहना है, इसमें आपको बताया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके ज़्यादा होने चाहिए, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो किस पर फोकस ज़्यादा करें, किस पर फोकस कम करें, कि भाई जो कम सेक्शन वाले हैं तो पहली बात ऑटोमेटिक आपका फोकस क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा वाले हैं उनका फोकस ज़्यादा होगा। दूसरी एक और ख़ास बात का ध्यान रखते हैं कि जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे तो प्रीलिम्स के बाद जब आपको मेंस भी देना होगा, मेंस में 8 पेपर होंगे, तो प्रीलिम्स में उस सेक्शन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो मेंस में भी आपके काम है। अब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स जो आपने पढ़ाई की फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे और मेंस के लिए फिर से तैयारी करेंगे, फिर से नई चीज़ें पढ़ें। जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस तक आपके काम आएंगी। ये प्रीलिम्स आपका मेंस के लिए बैकग्राउंड के तरीके से काम करेगा कि आगे उसी पर आधारित सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे विषयों पर प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स एग्जाम में आपका फोकस हर हाल में बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो मेंस में भी आने वाले हैं। अब इनमें मेंस में क्या चीज़ें आने वाली हैं? हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये 4 हिस्से आने वाले हैं। चलिए, इसमें एक हिस्सा छूट गया, इकोनॉमिक्स का हिस्सा छूट गया। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दें क्योंकि हालांकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स छूट गया, हालांकि इकोनॉमिक्स से इधर भी सवाल बहुत कम आते हैं। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 सवाल आएंगे, 5 to 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आने हैं, ठीक। और वो भी बेसिक इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमी नहीं आता, इकोनॉमिक्स आता है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए आंकड़े हैं। जले जो जीडीपी क्या कि ग्रोथ रेट की फोरकास्टिंग कितनी है, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2020-21 के लिए भारत में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रहेगी, या बजट से जो क्वेश्चन आते हैं, तो जो जनरली बजटरी जो डेफिसिट्स होते हैं, बजट के जो घाटे होते हैं, उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। हालांकि इसका रेंज कम है, इसको आप करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े जनरली आप करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इसके वो हालांकि मेंस में इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा रोल है, खासतौर पर योजनाओं के रूप में। आपको बताया कि योजनाएं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। खैर, तो आपको बता रहे थे कि किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है जो मुख्य परीक्षा में आपके ज़्यादा आ रहा है, जिसमें ये चारों सेक्शन है। स्पेशली हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम, वो मेंस में भी आपके समझ लीजिए कि 30-40 नंबर के सवाल आने हैं, तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। अब जो करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी जिसको कहा जाता है, तो करंट अफेयर्स अभी जो वर्तमान में जो हालिया दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, अब इसको कैसे तैयार करें। करंट अफेयर्स में आपका जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर कब तक का पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, कि एकदम 13 जून को एग्जाम है तो 12 जून तक का पढ़ें, कि जून के बाद पढ़ना छोड़ दें, या अखबार पढ़ना छोड़ दें, कब तक का पढ़ें, कितने साल का पढ़ें। तो ध्यान रखें, करंट अफेयर्स का सीधा फंडा होता है 1 साल, 1 ईयर्स, यानी 1 साल की जो घटनाएं हैं, यानी जून 2021 में एग्जाम होना है तो जून 2020 से आप पढ़ना शुरू करेंगे, और जून के महीने में एग्जाम होना है तो जून तक का तो आपको पढ़ना नहीं है, आप अप्रैल थोड़ा बहुत मई तक जाते जाते के आप देख सकते हैं। तो अप्रैल मई तक की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, यानी जून 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक की चीज़ें
आपके यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। बिल्कुल महीने का नाम दे दे के पूछेगा कि इस महीने में ये चीज़ हुई थी, ये राष्ट्राध्यक्ष ने ये कहा था, उनकी किताबें, ये सारी चीज़ जो करंट अफेयर्स में आती हैं इसी समय की आएगी। तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने का समय अब समाप्त हो चुका है। न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ेंगे जो कंटिन्यू पूरे साल भर उन्होंने तैयारी की है, जो लगातार वो पढ़ रहे हैं। उनको तो मना नहीं किया जा सकता कि भाई आप पढ़ रहे हैं आप मत पढ़िए। जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, कि डेली का अखबार, एक कोई न्यूज़पेपर जो भी आपको अच्छा लगता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको लगता हो। हालांकि द हिंदू खाली नाम करते हैं, सब पढ़ते नहीं, खाली ले लेते हैं, महंगा अखबार आता है। तो जो भी आपको एक अखबार जिसकी भाषा आपको सरल लगती हो, डेली 1 या 2 फैक्ट आप कलेक्ट करेंगे तो साल भर में आप बहुत सारे फैक्ट्स का कलेक्शन कर पाएंगे। अब बड़ी समस्या कि आप में से ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जो छाती ठोक के कहेंगे कि सर साल भर तो थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए, बड़ी सारी समस्या रही, साल भर नहीं पढ़ पाए। कुछ तो होंगे जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एडमिट कार्ड आने के बाद माहौल बनाना शुरू करेंगे, सर अब एडमिट कार्ड आ गया, आप कैसे पढ़ा जाए, कुछ बताइए कि बस एग्ज़ाम में पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सलाह है कि आप मंथली मैगजीन जो लेते हैं, मंथली मैगजीन जो भी क्रॉनिकल है, तो प्रतियोगिता दर्पण है, जो भी आपका, तो उसमें बस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो शुरुआत के 5-6 का पेज आता है उसको आप फाड़ के बिल्कुल अलग कर लीजिए, स्टेपल करके एक जगह रख लीजिए। कब से? जून 2020 से शुरू कीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के आ गए होंगे। तो बस आगे के जो जैसे प्रतियोगिता दर्पण आता है तो शुरुआत में आप देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखा रहेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लिखा रहेगा, उसी को किनारे से फाड़िए, या किसी का होगा उससे आप ले सकते हैं, उसको स्टेपल करके मंथ वाइज लेके आप रख लीजिए। तो 7-8 पेज एक मैगजीन में होती है, और एक संक्षिप्त की आती है, उसी में बीच में 2 पेज में होती है, सारे का सार बिल्कुल रहता है, उसको आप अलग कर सकते हैं। तो एक महीने की सारी चीज़ें 7-8 पेज में आपकी समा जाएंगी, और वो यहाँ से यहाँ तक के हर महीने का आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक, एक दिन में आप 1 महीने वाला पढ़िए, दूसरे दिन दूसरे महीने वाला, तीसरे दिन तीसरे महीने वाला, एक महीने पढ़ते 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 आप क्या करेंगे, 12 दिन में पूरा साल आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 दिन कंप्लीट हो गया, अब एक दिन में 2 महीने का पढ़ना शुरू किए, अगले दिन फिर 2 महीने का, यानी पहले जून 2020 का पढ़ा, फिर जून जुलाई 2020 का पढ़ा। ठीक, तो अगली बार 6 दिन में आपका पूरा साल भर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा 18 दिनों में, तो फिर एक दिन में आप 3 महीने का उठाना शुरू किए। धीरे धीरे आप अपने रेंज को क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो जब एक ही चीज़ बार बार आप पढ़ेंगे और आपके पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हालांकि ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने की एक सीमा होती है, भाई दिमाग की भी एक सीमा है, बढ़ जाएगा। लेकिन 1 महीने तक अगर ये प्रक्रिया आप लगातार करते रह गए, 1 महीना, तो आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। समझ में आया? प्रतियोगिता दर्पण लीजिए साल भर की, उसको फाड़िए, अगला का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है 8-10 पेज में आ जाएगा, और संक्षिप्त की फाड़ लीजिए, 2 पन्ने का होता है, उसको स्टेपल कर लीजिए, हर महीने का इकट्ठा कर लिया, एक दिन में एक महीना करते हुए 12 दिन में पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद एक दिन में 2-2 महीने का करते हुए 6 दिन में कंप्लीट, फिर एक दिन में 3-3 महीने का करते हुए तो 3 दिन में कंप्लीट, अरे सॉरी 4-4 महीने का करते हुए, फिर 5-5 महीने करते हुए, फिर पता चला आप एक दिन बैठेंगे पूरे साल भर का रिवीजन कर जाएंगे। तो 6-7 बार अगर ऐसी चीज़ें आप दोहरा पाए, कब तक, जून के महीने तक, अभी मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई 2 महीना काफ़ी है, आप बड़े आराम से करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिया आपको रेगुलर करनी होगी, बिल्कुल नियमित रूप से। ठीक, और एक जो आपका अखबार है, न्यूज़पेपर है, इसको आप बिल्कुल रेगुलर कर सकते हैं। कोई एक अखबार रोज पढ़ते रहिए, फ्रंट पेज पे जो बड़ी बड़ी जो खबरें छप रही हैं, खासतौर पर सरकार की स्थापनाओं की, कोई नई परियोजना शुरू हो रही है, कोई नई योजना शुरू हो रही है, कहीं नया वेब पोर्टल लॉन्च हो रहा है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बताया, कट करके अलग कर लीजिए। और आप कहें कि सर किताब फाड़ना, कोई भी किताब आपके अगर काम आ रही है तभी वो उपयोगी है। आप उसको फाड़ने के बजाय सजा के रखे रहें, फिर कबाड़ी के भाव से आप बेच दें, कोई फायदा नहीं वैसी किताब का। फाड़ के आपके काम आ जा रही है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप साल भर का अगर मैगजीन इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा हो जाता है, तो देखने में ही डर लगता है। कोई पतली पतली सी इतनी से में सारी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है,
तो उसको बिल्कुल तैयार करें। फिर अगली बात करते हैं हम लोग इतिहास की, और ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, इसमें जो इकोनॉमिक्स के जो डाटा होंगे, जो भी दिया होगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास आपको पढ़ा है कि सबसे बड़ा सेक्शन है यूपीपीसीएस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल इतिहास से ही आने हैं। तो इतिहास पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष जानकारी आपकी होनी चाहिए। इतिहास की एक बड़ी अच्छी किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब आती है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत अच्छी किताब है, नॉवेल की तरीके से आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब भी आप फुर्सत हो उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसका जो पहला चैप्टर है 1857 के रिवोल्ट से है, उसको आप जितना पढ़ेंगे तो ये टॉपिक में आपके क्वेश्चन लगाने की संभावना उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। हालांकि वो केवल फ्रीडम स्ट्रगल का है, लेकिन वो फ्रीडम स्ट्रगल से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आने हैं, तो उसका आपको सारा समाधान मिल जाएगा। बाकी एंशिएंट मिडिवल और जो कल्चर होता है उससे सवाल कम आते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में ये गारंटी नहीं ली जा सकती किससे ज़्यादा आएंगे किससे कम आएंगे, लेकिन फिर भी मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। कभी एंशिएंट से कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मिडिवल से भी आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी कोचिंग का नोट्स आप उठा लेंगे। इवन हमारे नोट्स उठा लीजिए जो हमने आपको दिए हैं, इवन जो ऑनलाइन में, जो ऑफलाइन में जो हम लोग लिखवाते हैं, उसको बस आप एक राउंड पढ़ लीजिए। मिडिवल और एंशिएंट के लिए आपको अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल नोट से काम चल जाएगा। मॉडर्न के लिए आपको जरूरत पड़ेगी और भी किताब, हालांकि समय तो उतना नहीं है आपके पास किताब पढ़ने का, लेकिन बिपिन चंद्रा आपके लिए अनिवार्य है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बीएल ग्रोवर की एक बड़ी अच्छी किताब आती है। बीएल ग्रोवर ने भी काफ़ी अच्छे से लिखा है, हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल उस किताब का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रीडम 1857 से पहले और मुगलों के बाद की जो कंडीशन है भारत की, उससे बड़ा अच्छा डिटेल दिया हुआ है बीएल ग्रोवर की किताब में। और आपको बता दें यूपीपीसीएस में ये जरूर आएगा, जो गवर्नर जनरल से जुड़े हुए सवाल होते हैं, और जो बंगाल है तो अवध है, इनका जो रिलेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन है, इससे जुड़े हुए सवाल खूब जम के आते हैं यूपी में, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो बीएल ग्रोवर की भी बड़ी अच्छी किताब है, जो 1857 जो मुगलों के बाद से शुरू होती है, और इसके लिए हमारी वीडियोज़ भी ऑनलाइन आपके लिए हैं, उसमें PDF नोट्स भी हैं, उसको आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से। सारी चीज़ें बहुत विस्तार से समझाई गई हैं एक एक पॉइंट पर। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हमारी पॉलिटी। तो जो पॉलिटी है, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपके लिए सबसे सिक्योर यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल सही होने की संभावना आपकी यहीं पर बनती है, क्योंकि पॉलिटी में सारी चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड हैं। आपको पता है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 22 भाग है, तो 395 अनुच्छेद हैं, तो 104 संशोधन हो चुके, तो बस उतना ही आपको पढ़ना, उसका रेंज नहीं है। इतिहास का रेंज बहुत ज़्यादा है। इतिहास का कोई कितना भी बड़ा भारी विद्वान मिल जाए आपको, अगर इतिहास के 25 क्वेश्चन दिए जाएं तो 17, 18, 19 से ज़्यादा किसी का नहीं से होगा। बहुत मतलब दिल लगा के पढ़ लिए, बहुत भारी विद्वान है तो 25 में 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं सही होगा। तो इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन इतिहास में आपके सवाल 100% सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर पॉलिटी की जानकारी आपके पास ठीक ठाक है तो 25 में 20 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, और अगर अच्छी तैयारी तो 25 में 25 भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिक गाइड जो है, इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती है, यूनिक गाइड का जो पॉलिटी का सेक्शन है, बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें M लक्ष्मीकांत की किताबें हैं, लेकिन वो बहुत विस्तार से है। यूपीपीसीएस देना है तो उसके लिए काफ़ी है। बाकी हमने आपको क्लास में कई सारे नोट्स पूरा लिखवाया हुआ है, वो बिल्कुल टू फोकस है, तो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप देख सकते हैं। PDF नोट्स हमारे देख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और बड़ी गलतफहमी आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र तैयारी के नाम पर क्या करते हैं कि क्या पढ़ें के नाम पर वो कुछ पब्लिकेशन के, जैसे ये घटना चक्र का या वाणी का आता है कि ISPCS के जितने भी सवाल होते हैं सबको एक जगह फॉर्मेट करके दिया हुआ है चैप्टर वाइज। ठीक है, कि सारे 10-20 साल के जितने भी एग्जाम हुए सबका क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके दे दिया है, और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके उनको लगता है कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आज से 3-4 साल पहले होती थी। पहले क्या होता था कि यूपीपीसीएस में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, रिपीटेड क्वेश्चंस खूब होते थे,
खूब रिपीटेड सवाल आते थे। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी होता है, यूपीएससी में जैसे एग्जाम होता है, तो यूपीएससी का जैसे एग्जाम होता है वैसे ही अब यूपीपीसीएस का हो रहा है। यानी अब क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपको इस पर बिल्कुल सावधान रहना होगा कि वो जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके आपको लगता है कि आप यूपीपीसीएस में तीर चला लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़िए। अब समय नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को लगाएं। वो जब आपकी तैयारी सारी पूरी हो चुकी हो तब आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करके बस आप रेंज पता कर सकते हैं, क्वेश्चन की डेप्थ पता कर सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद में कि जो हम पढ़े हैं, जो क्वेश्चन आया है उसी में से आएगा, ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि 99% गलत हो चुका है। आज से 4-5 साल पहले ये हो सकता था, अब नहीं होता, अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं आप, अगर ऐसा सोच रहे हैं, बहुत से लोग कर भी रहे होंगे जहाँ तक हमें अंदाजा है, बंद कर दीजिए उसको और नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सेक्शन आपको पता है बहुत विस्तार है इसका। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खूब ज़्यादा आता है। तो वर्ल्ड से भी आते हैं, इंडियन से भी आते हैं। तो वर्ल्ड में ध्यान रखेंगे, आपको फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इन सब से जुड़े हुए सवाल अब नहीं आ रहे हैं। गैलेक्सी पूरा आप यूनिवर्स पढ़ने लगते हैं, इन सब चीज़ों से सवाल अब नहीं आ रहे हैं। विश्व भूगोल से जो सवाल आते हैं तो वो जनरली क्षेत्रीय जो भूगोल होता है, रीजनल ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उससे सवाल आते हैं कि जैसे कौन सा शहर है वो किस उद्योग के लिए है, किस इंडस्ट्री के लिए है, कौन सी नहर है तो नहर किसको किसको जोड़ रही है, उसका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक वो फैली हुई है, कोई आर्थिक परिवहन से जुड़ा हुआ कोई रेलवे ट्रैक है तो उसके बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ रहे हैं, ये अब देखना होगा। तो इसका सैद्धांतिक पक्ष से सवाल अब नहीं आ रहे हैं। क्षेत्रीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, कौन से घास के मैदान कहाँ पर हैं, कौन सा जो है कि नदी किधर से किधर को जा रही है, किस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कितने लैंडलॉक देश हैं, किस महाद्वीप में कितने लैंडलॉक देश हैं, कौन से महाद्वीप है। तो इसमें कॉन्टिनेंट वाइज जो स्टडी होती है, कई बार आपको पढ़ाया भी है मैंने कि महाद्वीप के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा बनिस्पत की आप थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से घास के मैदान, कौन सा डेजर्ट, कौन सा वोल्केनो, कौन सी स्टेट, ये फिजिकल की बजाय आप रीजनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इस पर फोकस रहें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान होगी। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरे विस्तार से पढ़ना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपका भारत के भूगोल से आएगा। भारत के भूगोल को बिल्कुल विस्तार से, चाहे भारत की नदियाँ हों, चाहे भारत के भौगोलिक प्रभाग हो, उत्तर का मैदान हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, या उत्तर की महान पर्वतमाला हो, इन सब से बहुत कृषि भी भूगोल का टॉपिक है, ऐसे भी सवाल बनेंगे यूपीपीसीएस में। तो भूगोल को आप बिल्कुल निगलेक्ट न करें, खास तौर पर भारत का भूगोल और विश्व स्तर पर आर्थिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल को भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14-15 तक आप सही कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा भूगोल है आपका तो 17-18 भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से 10 से 12 सवाल आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का सेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे। खासतौर पर जो वेटलैंड्स हैं, रामसर समझौते हैं, रामसर समझौते में जो इस बार जो साइट्स शामिल हुए हैं, यूपी की कौन कौन सी साइट शामिल हुए हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जनरल साइंस, जनरल साइंस का जो दायरा है वो यूपीपीसीएस में थोड़ा सा छोटा है। जनरल साइंस उनके लिए बहुत अच्छा है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है, पहले से उन्होंने साइंस पढ़ा है, तो जनरल साइंस को और मजबूत वो कर सकते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 14-15 वो सही कर पाए, इसमें सही होने की संभावना भी बनती है। लेकिन अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, पहले से उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है जनरल साइंस का, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए आप ये क्या कर सकते हैं कि जो केवल फैक्ट के रूप में, जो कुछ किताबों में, लूसेंट या यूनिक गाइड में जो सिंगल लाइनर फैक्ट्स होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। बायो में जो मेजर हमारे जो सिस्टम है बॉडी के, उसको आप पढ़ सकते हैं। खासतौर पर सबसे बड़ा जो सवाल आने की जो संभावना बनती है, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ये बायो का सबसे बड़ा सेक्शन होगा। ह्यूमन डिजीज, न्यूट्रिशन, पोषण से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा जो हार्मोन्स हैं,
ठीक। तो हार्मोन्स वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स तो बायो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बस आपको जो सिंगल लाइनर फैक्ट होते हैं वो आप एक जगह, चाहे लूसेंट का भी आप देख सकते हैं, लूसेंट के पीछे हर सेक्शन में सिंगल लाइनर फैक्ट लिखे होते हैं कि चुनाव जब होता है तो उंगली पर जो स्याही लगाते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो आर्टिफिशियल रेन में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। और ये जनरल साइंस का ऐसा सेक्शन है कि जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है कि कौन सा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सा एयर टू सरफेस मिसाइल है, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो ये जनरल साइंस, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो जनरल तरीके से पढ़ें, उनके लिए यही सलाह होती है। और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो बहुत जम के पढ़ें, क्योंकि उनका यहाँ पर हाथ तंग होगा लेकिन इस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सेंसस और यूपी स्पेशल आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। सेंसस में ध्यान रखेंगे जो जनगणना के आंकड़े होते हैं, खास तौर पर जो सवाल पूछा जाता है ग्रामीण शहरी जनसंख्या, रूरल अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशियो है भारत का, किसकी ज़्यादा किसकी कम स्टेट वाइज, लिंगानुपात और लिटरेसी साक्षरता, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और सेम यही चीज़ यूपी के सेंसस में भी हुआ, यूपी के सेंसस से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यूपी के सेंसस में भी रूरल अर्बन ग्रामीण शहरी जनसंख्या, यूपी में भी लिंगानुपात और यूपी में भी जो लिटरेसी है साक्षरता। तो सेंसस में 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, एक ग्रामीण शहरी, रूरल और अर्बन, दूसरा सेंसस का जो आपको दायरा बताया साक्षरता लिटरेसी, और तीसरा बताया जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो। इन चीज़ों से सवाल आते हैं। तो ये तीनों भारत का और यूपी का तैयार होना चाहिए। यूपी स्पेशल आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी स्पेशल आपको जैसे बताया कि 13 जून को एग्जाम है, तो आप जून के महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल जैसे बाकी राज्यों के हम लोग पीसीएस के एग्जाम लेते हैं, बिहार पीसीएस लेते हैं या मध्य प्रदेश पीसीएस लेते हैं, राजस्थान लेते हैं, तो वहाँ पर अपने स्टेट से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, 30-30 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन। लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत कम सवाल आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है। तो उसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो छूट भी गया तो बहुत दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि इससे सवाल बहुत कम है। फिर भी आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये जो आपको पढ़ना चाहिए अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। आपको यूपी स्पेशल कब पढ़ना चाहिए, बताया कि 13 जून को एग्जाम है, तो आप 1 जून से स्टार्ट कर सकते हैं यूपी स्पेशल की। कोई पतली सी किताब ले लीजिए, उसमें बस उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सबसे बड़ा जिला तो सबसे छोटा जिला तो कितने जिले हैं, तो यूपी का जो सेंसस का आंकड़ा जैसे बताया कि ये तीनों लिटरेसी, सेक्स रेशियो और ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो आपको देखना है। कुछ धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, जो मेले हैं वगैरह, मेले देखने हैं, कुछ जनजातियाँ देखनी हैं, और कुछ जो खास उद्योग जो विभिन्न जिलों में है कि हर जिला एक उत्पाद वाली जो अभी सरकार की योजना थी, तो किस जिले में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस है। जैसे प्रतापगढ़ है तो वो आंवले के लिए जाना जाता है, मेरठ है तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है। तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश सवाल पूछे जाते हैं, और उनका स्तर काफ़ी हल्का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। और दूसरी चीज़ की यूपी स्पेशल से जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, इस पर विशेष फोकस रखिएगा, इनसे सवाल अवश्य पूछा जाएगा। एक सवाल तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से रहेगा यूपी स्पेशल में, ठीक है। लास्ट हमारा इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स से 5 से 7 सवाल, लेकिन ये बिल्कुल करंट ओरिएंटेड है। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो आप अच्छे से इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो केवल आप बजट के जो आंकड़े हैं इस बार के बजट के, उसको आप देख सकते हैं, खासतौर पर रक्षा बजट, एजुकेशन पर बजट, एजुकेशन पर कितना सरकार ने खर्च किया, और जीडीपी के ग्रोथ रेट के जो आंकड़े होते हैं कि 2020-21 का कितना रहा, 2021-22 में कितना होने की संभावना है, आरबीआई के हिसाब से क्या जीडीपी की वृद्धि दर है, आईएमएफ के हिसाब से क्या वृद्धि दर है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या वृद्धि दर है। तो इस वृद्धि दरों और ख़ास तौर पर बजट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बजटरी घाटे होते हैं, बजट डिफिसिट, इसके आंकड़े पूछे जाते हैं कि जो बजट का आंकड़ा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। सवाल आएंगे कि जो प्राथमिक घाटा है वो कितना प्रतिशत है, तो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो जो राजस्व घाटा है, इस तरीके से। तो इकोनॉमिक्स से जनरली आंकड़े ही आते हैं। इक्का दुक्का थ्योरेटिकल जो आरबीआई वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, जो हमारी मौद्रिक नीति से, मुद्रास्फीति हो स्फीति से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके वीडियोस हमारे हैं क्लास में, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस हैं, और आपको बताया कि सबसे आपको क्वेश्चन करना है। कोई सेक्शन अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं तो कोई सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है, जो तैयारी कर रहा है रेगुलर बेसिस पर।
लेकिन जो नए लोग हैं जिनको लगता है कि समय बहुत कम है, वो इनमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं, तो आपको बताया कि आप इकोनॉमिक्स का टेंशन छोड़ सकते हैं, यूपी स्पेशल और इसका भी टेंशन आप छोड़ सकते हैं। हालांकि ये आसान चीज़ें होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आप वर्ल्ड की छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल की किताब के बजाय कोई बेसिक फैक्ट शीट आप ले सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। अदरवाइज पढ़ना तो सारा पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो रहा आपका सेक्शन वाइज स्टडी। क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। अब ये एक बड़ी समस्या होती है कि सर कितनी देर पढ़ा जाए कि एग्जाम में पास हो जाए। अब कितनी देर पढ़ना है, ये 2 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। कुछ 12 घंटे वाले भी होंगे कि सर 12 घंटे भी पढ़ लेना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो 2 घंटा भी उनके लिए भारी पड़ेगा, सर 2 घंटा भी बहुत हो जाता है। ठीक, कितनी देर पढ़ना है ये आपकी क्षमता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये आपको किसी या इवन हमारी सलाह भी आप न माने इस मामले में, या किसी विद्वान की, किसी एक्सपर्ट की सलाह न माने कि आप 6 घंटा पढ़ें, 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें। बहुत सारे छात्र होते हैं जो किसी पेज को एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उनको याद हो जाता है। कुछ लोगों को उस चीज़ को 2 बार पढ़ना पड़ता है, कुछ लोग को उस चीज़ को 4 बार पढ़ के 6 बार लिखना पड़ता है, तब जाके याद होता है। ये भी समस्या होती है कि आप 4 बार पढ़ेंगे, 6 बार लिखेंगे, तब जाके याद होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार लिखेंगे, तब जाके याद होगा। तो जाहिर सी बात है, तो 10 बार में कोई चीज़ याद कर रहा है और जो 10 बार लिख के याद कर रहा है, तो उसको समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और किसी की क्षमता है जो एक बार पढ़ के याद कर ले रहा है, तो उसको कम समय लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता तगड़ी है, तो 2 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि याद नहीं होता, तो 10 घंटा भी आपके लिए कम है। तो घंटे के हिसाब से न पढ़ें, अपनी क्षमता देखें, आपकी क्षमता कितनी है, उस क्षमता के हिसाब से पढ़ाई होती है। घंटे में तो घंटा पढ़ाई होती है। ठीक है, हाँ, कब पढ़ें, ये भी कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर रात को पढ़ना ज़्यादा सही होता है या दिन में पढ़ना ज़्यादा सही होता है। कुछ लोग विद्वान लोग बताते हैं कि सुबह सुबह बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, सारा कुछ याद रहता है। लेकिन हमें जहाँ तक हमारा अनुभव दिखाई देता है कि ज़्यादातर बच्चों को सुबह देखें तो आंखें फूली रहती हैं, नींद में रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। तो अभी क्योंकि समय कम है, तो अभी इस प्रयोग में न पढ़ें कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। अब जब पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ें। कोई नई शुरुआत, कोई नई क्रांति करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी होशियार की सलाह पर आपने भोर में 4 बजे का अलार्म लगाया और उठ के बैठ गए और फिर ऊँघते रहे 3 घंटा, कोई पढ़ाई नहीं हुई। आप जब पढ़ते हैं तभी पढ़िए। रात को आपको पढ़ने की आदत है, बिल्कुल पढ़िए। सुबह पढ़ने की आदत है, बिल्कुल पढ़िए। दिन में पढ़ सकते हैं तो दिन में पढ़िए, जब आपकी आदत हो, जिस समय आपको सुकून मिलता हो, कोई काम ना हो, डिस्टरबेंस कम हो, आप आराम से 2-3 घंटा एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी सलाह माने कि मेरे हिसाब से कब पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रात को 10 बजे से भोर के 2 बजे के तक का जो समय होता है, 10 से 2, ये जो 4 घंटा होता है, 4 आवर्स होता है, ये आपका बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत प्रभावशाली अध्ययन हो सकता है इन 4 घंटों में, क्योंकि 10 से 4 के बीच ये न बहुत रात है न एकदम सुबह, आप ठीक ठाक पढ़ सकते हैं। सुबह थोड़ा लेट से होगी, बस इसमें जो रात को जागने वाले हैं उनके इसका समस्या ये होगी, जब एग्जाम आएगा तो रात को नींद नहीं आएगी, ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पढ़ते हैं तब पढ़िए, और एग्जाम की रात अगर नींद नहीं भी आती है, कई बार होता है कि एग्जाम के दिन टेंशन हो जाता है कि यार रात को तो सो ही नहीं पाए, आप कैसे उठेंगे। तो जब एग्जाम की रात आपको नींद नहीं आती, तो उसके लिए परेशान न होइए। आपके शरीर की इतनी क्षमता होती है कि एक आगे आप न भी सोएं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल बराबर रूप से काम करता रहेगा, बस आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, कई बार होता ना कि आप कोई कहीं चले गए या ट्रेन में आपने सफ़र किया, कोई विशेष काम रहा घर में, आप काम करते रहे, रात में भी सोने का अवसर नहीं मिला, अगले दिन फिर काम करना पड़ गया। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, आपके जीवन में भी होता है। तो एग्ज़ाम को भी उसी तरीके से आप लें कि अगर एग्ज़ाम की रात को आपको नींद नहीं आती, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर इतना ठीक ठाक है, इतनी उसकी कैपेसिटी है कि आगे नहीं सोए तो भी काम लेता है, काम करता है।
काम तब नहीं करता जब उसको लेके आप टेंशन ले लेते कि अरे तो सोए नहीं, अब क्या होगा, एग्जाम खराब हो जाएगा, एग्जाम बिगड़ जाएगा। इसमें ज़्यादातर छात्र परेशान होते हैं, इसको लेकर बिल्कुल ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है आपको। आप अपना काम करते चलिए, हो सकता है थोड़ा नींद ना आवे, थोड़ा लेट से आवे, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटा अपने नब्ज पर नियंत्रण रखिए, एग्जाम दे के आइए, फिर जम के सोइए। खैर, तो 4 घंटे की पढ़ाई आपके लिए पर्याप्त है। 1 घंटा डेली आपको बताया करंट अफेयर्स आपको देखना ही है। जैसे आपको बताया कि मैं एक दिन में 1 महीना करके, फिर एक दिन में 2-2 महीना करके, तो वो डेली आपका 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए देना ही पड़ेगा। जो पूरे साल भर का है, वर्तमान में चल रहा है, वो देना ही पड़ेगा, ठीक। और बाकी सेक्शन को आप वीकली कर सकते हैं, साप्ताहिक कर सकते हैं कि एक सप्ताह आपने हिस्ट्री के लिए दिया पूरा, तो पूरा हिस्ट्री 1 वीक आप अभी से शेड्यूल बना लीजिए कि ये आपकी सुविधा है कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हो। मेरे हिसाब से वो सेक्शन जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आने हो उसको पहले पढ़ना चाहिए। तो आपने पहला 1 हफ्ता दिया हिस्ट्री के लिए पूरा, फिर दूसरा आपने हफ्ता दिया पॉलिटी के लिए पूरा, फिर तीसरा हफ्ता दिया ज्योग्राफी के लिए पूरा, फिर चौथा हफ्ता दिया आपने एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए पूरा, फिर 5वां हफ्ता दिया आपने जनरल साइंस के लिए पूरा। 1-1 सप्ताह करके आप 6 सप्ताह को निकालेंगे। और फिर जैसे ही 1 सप्ताह पूरा होता है, 1 घंटा आपने पढ़ा, ठीक है, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा हिस्ट्री। अब जब पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा दीजिए, पिछले 1 हफ्ते जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर जब हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, जब ज्योग्राफी आएंगे, तो ज्योग्राफी के समय आप आधे घंटा आपका रेंज और बढ़ जाएगा। जब आधे घंटा रेंज आपका बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि 15 मिनट आप डेली हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं, 15 मिनट पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक। फिर इकोनॉमिक्स पर आएंगे तो फिर आधा घंटा रेंज और आपका बढ़ जाएगा कि अब आपको ज्योग्राफी भी रिवीजन करना है, पॉलिटी भी रिवीजन करना है, इकोनॉमिक्स भी रिवीजन करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके पढ़ने के जो हर हफ्ते में आधे घंटे आप क्या जोड़ करते चले जाइए, आधे घंटे आप जोड़ते चले जाइए। शुरुआत आप 4 घंटे से करेंगे, लेकिन आप 4-6 हफ्तों बाद आते आते 8 घंटे तक पहुंच जाएंगे। हर हफ्ते आप आधे घंटे को रेंज को बढ़ाइए। पहले दिन आप कसम खा के बैठ गए कि 8 घंटा पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन मुश्किल हो जाएगी। आप शुरुआत 4 घंटे से कीजिए, ठीक। फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ा, हर हफ्ते में आधे घंटे को आप क्या कीजिए, पिछला वाला जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन को बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए। धीरे धीरे करके आप 6-7 हफ्तों में, यानी जब तक जून का महीना आपका शुरू होगा, अभी अप्रैल मई 2 महीने पूरे हैं, 8 सप्ताह बिल्कुल साफ है आपके लिए। 1 सप्ताह इधर मार्च में बचा हुआ है, उधर अभी जून में 2 हफ्ते बचे होंगे आपके, तो बिल्कुल 10-12 सप्ताह हैं आपके पास। तो 10-12 सप्ताह जाने की जरूरत नहीं, बस 1-1 वीक से शुरू कीजिए। 4 घंटे शुरू कीजिए, 15-15 मिनट बढ़ाते चले जाइए, फिर आधे-आधे घंटे बढ़ाते चले जाइए। एग्जाम तक आते आते आप 8-10 घंटे पढ़ने लगेंगे। फिर जब जून के महीने में आप पहुंच जाएंगे तो जून के महीने में फिर से पढ़ाई थोड़ी सी हल्की कर दीजिए। नई चीज़ें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें, करंट अफेयर्स नई चीज़ें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। बस आप केवल क्या करेंगे, रिवीजन करें, बस रिवीजन करें, मन करें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, बस प्रैक्टिस रिवीजन, और इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा, आप एग्जाम पास कर पाएंगे, ठीक। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको बता दिया। बाकी कोई समस्या होती है, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, ऐप के माध्यम से। एंट्री ऐप पर हमारा कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को भी आप ले सकते हैं। उस कोर्स में हमारे टेस्ट सीरीज के साथ साथ पूरे क्वेश्चन पेपर्स, PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस, सब कुछ सारे सेक्शन के अवेलेबल हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। RO के लिए फिर से हम मिलते हैं आपके लिए, और इसके लिए अगर कुछ और नई चीज़ें होती हैं तो फिर से आपके लिए एक नया सेशन रखेंगे। और सबको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी कीजिए, एक साथ मत डटिए, 4 घंटे से ही शुरू कीजिए। और दूसरी सबसे खास बात, कोरोना की लहर फिर से, थोड़े थोड़े कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सावधान रहिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये केसेस बढ़ते रहे तो फिर से पिछले साल वाली समस्याएं हो सकती हैं, लॉकडाउन लग सकता है, तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।